Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today in Aluma Science Academy we shall discuss about chapter number 1st class 11 chemistry. अजीज़ तलबा, आज ये मेरा आपके साथ पहला लेक्चर है और इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको इस चैनल पे केमिस्ट्री के क्वालिटी लेक्चर्स अवेलेबल होंगे। जब आप सेकंड ईयर में भी होंगे तो इंशाअल्लाह सेकंड ईयर के भी लेक्चर्स इस चैनल पे मौजूद हैं और 9th-10th के भी ऑल लेक्चर्स जो केमिस्ट्री के वो अवेलेबल हैं। उसके साथ साथ एजुकेशनल अपडेट्स और मोटिवेशनल लेक्चर्स जो हैं देखने के लिए इस चैनल को ज़रूर आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आइए हम देखते हैं आज का हमारा जो टॉपिक है वो एटम है। एटम के सबसे पहले हम देखेंगे मीनिंग, व्हाट इज़ मीन्ड बाय एटम, एंड देन वी शैल डिफाइन एटम, देन वी शैल डिस्कस अबाउट सब एटॉमिक पार्टिकल्स कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या है। चलिए मैं इसके बारे में थोड़ा थोड़ा आपको बता देता हूँ। सब एटॉमिक पार्टिकल्स का मतलब है डियर स्टूडेंट्स कि एटम के अंदर मज़ीद, सब का मतलब होता है जो उसके जैली, जो उसके नीचे, जो इसके अंदर हो। तो एटम के अंदर मज़ीद जो है छोटे छोटे पार्टिकल्स पाए जाते हैं, उन्हें हम बोलते हैं जी सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तो इंशाल्लाह हम उसको इन डिटेल डिस्कस कर लेंगे। व्हाट इज मीन बाय एटम, एटम का मतलब क्या है। सो एटम इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड एटमोस विच इज, एटम का मतलब एटमोस से ये निकला है जिसका मतलब है इंडिविजिबल। इंडिविजिबल का मतलब होता है जी नाकाबिले तकसीम, कि एटम को मज़ीद तकसीम नहीं किया जा सकता। ये ओल्ड कंसेप्ट्स हैं, पुराने बाबों के कंसेप्ट्स हैं जो वो देते रहे कि एटम ऐसा पार्टिकल है कि जिसको आप मज़ीद तोड़ नहीं सकते। इसकी अक्सर मैं जो है स्टूडेंट्स से प्रैक्टिस करवाता हूँ। मैं ऐसे करता हूँ कि पेज दे देता हूँ, पेज का एक टुकड़ा, फिर मैं स्टूडेंट्स को कहता हूँ इसको छोटा करें अपने हाथों से। वो करते जाते हैं करते जाते हैं करते जाते हैं। एक स्टेज ऐसी आती है कि उनसे मज़ीद वो जो छोटा कागज़ का थोड़ा सा पीस रह जाता है, वो मज़ीद उनसे ब्रेक डाउन नहीं हो रहा होता। तो मैं उनको कहता हूँ कि बच्चों इसमें भी लाखों करोड़ों एटम्स हैं, तो आप गैस कर लें कि एटम कितना छोटा होगा। ग्रीक फिलोसफर जो थे उसमें डेमोक्रेटस, उसने जो ये कॉन्सेप्ट पेश किया था और ये डिराइव्ड किससे है, एटॉमी से डिराइव्ड है। ए का मतलब है नॉट, ए मीन्स नॉट एंड टॉमी मीन्स टू कट, कि एटम एक ऐसी चीज़ है, ऐसी बला है, ये ऐसी चीज़ है जिसको हम कट नहीं कर सकते। आइए हम डिफाइन करते हैं इसको, हम प्रोफेशनली डिस्क्राइब करते हैं, डिफाइन करते हैं। तो द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, कि किसी भी एलिमेंट का छोटे से छोटा पार्टिकल जो कि किसी केमिकल रिएक्शन में हिस्सा ले सकता है, हम उसे डियर स्टूडेंट्स बोलते हैं जी कि वो एटम है। अब आप कहेंगे सर कि रिएक्शंस की, केमिकल रिएक्शन की ही क्यों? मैं आपको बोलूँगा कि रिएक्शंस की भी दो किस्में होती हैं। एक होता है जी केमिकल रिएक्शन और एक होता है न्यूक्लियर रिएक्शन। एंड व्हाट इज़ मीन बाय केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन में डियर स्टूडेंट्स वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स टेक पार्ट करते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स के तबादला से, इलेक्ट्रॉन्स के लेन देन से जो रिएक्शन होता है उसे हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। एंड द रिएक्शंस विच आर रिलेटेड टू न्यूक्लियस आर नोन एज न्यूक्लियर रिएक्शंस, जैसा कि फिशन रिएक्शंस हैं, फ्यूजन रिएक्शंस हैं, आपको पता ही है। जो एटम बॉम्ब में रिएक्शन परफॉर्म होते हैं वो न्यूक्लियर रिएक्शंस ही होते हैं। अब केमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं, जिसमें रिएक्टेंट्स जो है प्रोडक्ट्स में तब्दील हो जाएं, उसे हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। आइए हम एक और तरीका से जो है एटम को डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। उसमें द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच मे और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, कि किसी एलिमेंट का छोटे से छोटा टुकड़ा जो कि आज़ादाना तौर पर एग्जिस्ट कर भी सकता है, अपना वजूद बरकरार रख भी सकता है और नहीं भी रख सकता। इसमें आपको मैं मिसालें देता हूँ। देखिए डियर स्टूडेंट्स, जिसमें मेरे पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। सो कोई भी जो एटम है ना, ये बात मेरी याद रखिएगा, कोई भी एटम है वो अपने आप को स्टेबल, मुस्तहकम करने की कोशिश करता है।
तो मुस्तहकम कैसे हो सकता है कोई एटम? या अपने वेले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन पूरे करके या 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करके। तो किसी एटम का अपने वेले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन पूरा करना, उससे हम कहते हैं ये डुप्लेट रूल। और किसी एलिमेंट का अपने वेले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना, उससे हम बोलते हैं ऑक्टेट रूल। तो इस तरह से वो अपने आप को स्टेबल करते हैं, यानी कुछ लेके कुछ दे के। यानी कि अगर कम ही है तो ले लेते हैं, अगर ज़्यादा है तो खारिज कर देते हैं। यानी कि स्टेबल वो 8 या 2 इलेक्ट्रॉनों से होते हैं वेले शेल में। देखिए हाइड्रोजन है, इसके वेले शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये एक और लेगा इलेक्ट्रॉन, तो इस तरह ये स्टेबल हो जाएगा। इस तरह ये मतलब कि ये जो है एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकते ये, क्योंकि इनके वेले शेल मुकम्मल नहीं है। इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है नोबल गैसेस जैसी नहीं है। सो नोबल गैसेस जैसी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है अटेन करने के लिए ये किसी के साथ रिएक्ट करेंगे। इसका मतलब ये इंडिपेंडेंट नहीं है, बल्कि जो है ये आज़ादाना तौर पर अपना वजूद बरकरार नहीं रख सकते, ये किसी ना किसी के साथ रिएक्शन कर जाएंगे। ऐसे ही सोडियम है, सोडियम के वेले शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, यानी कि इसका टोटल एटॉमिक नंबर 11 है, तो ये एक खारिज कर देगा। ऐसे ही आयरन है, मैग्नीशियम है और क्लोरीन है। जबकि हम आए इनकी तरफ, नोबेल गैसेस की तरफ, तो नोबेल गैसेस कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। इंडिपेंडेंटली वो एलिमेंट एग्जिस्ट कर सकता है जिसके वेले शेल में मैंने आपको पहले ही बोला 2 या 8 इलेक्ट्रॉन हो, जो किसी को तंग नहीं करेगा, जो शरीफ ज़्यादा होगा, जो किसी से लेन देन नहीं करेगा, वो खुद ही स्टेबल है, उसे किसी की कोई ज़रूरत ना हो। तो जैसे कि हीलियम है, इसके वेले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, नियोन है, इसके वेले शेल में भी 8 हैं, आर्गोन, ऐसे इनके वेले शेल में 8-8 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं, तो इन ये स्टेबल हैं, दे कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। तो मैंने आज़ादाना तौर पर ये अपना वजूद बरकरार रख सकते हैं, इस तरह मैंने इसको डिफ़ाइन किया। आइए डियर स्टूडेंट्स, देन हम डिस्कस करते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स। सब एटॉमिक पार्टिकल्स मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि एटम के अंदर मज़ीद कुछ पार्टिकल्स पाए जाते हैं जिन्हें हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स बोलते हैं। जैसे कि कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, उसमें कोई एडमिन है या जीएम है, जीएम के नीचे सारे लोग जो काम कर रहे हैं वो उसके सब हैं। सब का मतलब जो है वो उन पे ऑफिसर है, वो सारे उसके अंडर काम कर रहे हैं। ऐसे ही एटम है, एटम के बीच में जो सारे चीज़ें जो मिलके एटम का वजूद बरकरार रखने में मददगार साबित हो रही हैं, उन्हें हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स बोलते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट आर फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एन एटम, जिन्हें हम डियर स्टूडेंट्स स्टेबल पार्टिकल्स भी बोलते हैं, ये याद रखिएगा। उनमें वो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, ये फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं एटम के। एटम के बुनियादी जुज़ हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। आइए मैं एटम के अंदर आपको एटम की थोड़ी सी पहचान करवाता हूँ कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ पे पाए जाते हैं और इलेक्ट्रॉन कहाँ पे पाए जाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये एटम के न्यूक्लियस, द सेंटर पार्ट ऑफ एन एटम, वहां पे पाए जाते हैं, और ज़्यादातर मास जो है एटम का वो यहाँ पे ही लाई करता है। इन्हें हम डियर स्टूडेंट्स दोनों को मिला के, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हम शॉर्टली जो है वो हम न्यूक्लियॉन्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियॉन्स भी बोलते हैं, ये आपने याद रखना है। जैसे इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे होते हैं आप पूछेंगे, तो मैं आपको बोलूँगा डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो शेल्स होते हैं वहाँ पे लाई करते हैं। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दूसरे में 8, ऐसे फिर बढ़ती जाती है तादाद। और पहले शेल को के शेल बोलते हैं, दूसरे को एल, ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। देन इन फंडामेंटल पार्टिकल्स के अलावा और भी 100+ सब एटॉमिक पार्टिकल्स पाए जाते हैं एटम में, तो उनको हम बोलते हैं जी अनस्टेबल पार्टिकल्स, जिनमें कुछ के नाम मैं आपको बोल देता हूँ। मिजोन है, ओजोम है, न्यूट्रिनो है, एंटी न्यूट्रोनो है, एंटी इलेक्ट्रिनो है, एंटी प्रोटीनो है एंड ETC जो है, ये पार्टिकल्स सब एटॉमिक पार्टिकल्स अनस्टेबल कहलाते हैं। बेrzelius ने एटम के वर्क में कितना जो है हेल्पफुल साबित हुआ। बेrzelius जो था 1779 में पैदा हुआ और इसकी डेथ जो है
1848 में इसकी डेथ हो गई। ये एक स्वीडिश केमिस्ट, इसका नाम पूरा जो जे बेrzelius था, इसने क्या काम किया? इसने डियर स्टूडेंट्स एटॉमिक मासेस को जो है उसने डिफाइन किया था, बताया था एटम के मासेस। अब आपको मैं बोलूँ कि आप कहेंगे सर आपने एटॉमिक मास का तो हमें इधर बताया नहीं, 9th-10th में तो आप पढ़ के आए हैं, इस पर मेरे लेक्चर्स भी बने हुए हैं। सो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि किसी एटम में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद को हम एटॉमिक मास कहते हैं और इसको ए से ज़ार करते हैं। मैं आपको इसका फार्मूला भी लिख देता हूँ, एटॉमिक मास इज इक्वल टू Z+n, यानी एटॉमिक नंबर प्लस न्यूट्रॉन। प्रोटॉन की तादाद प्लस न्यूट्रॉन की तादाद को हम एटॉमिक मास कहते हैं। सिस्टम ऑफ सिंबल्स, इसने एलिमेंट्स को सिंबल्स देने का सिस्टम भी मुतारफ़ करवाया। और इसने जो स्टूडेंट्स जो था एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस बताए, वो मैं आपको बताता हूँ कि जैसे इसने हमें बताया क्लोरीन का, तो क्लोरीन का जो इसने बताया था वो एटॉमिक मास था 35.41 और जो अब जो है 35.45, यानी कि बहुत क्लोज इसने वैल्यू जो दी थी। वो आज भी जो साइंटिफिक रिसर्च हुई है, न्यू रिसर्चेस ने भी साबित किया कि बेrzelius का वर्क बहुत ज़्यादा मैच होता है जो आज के जो है एटॉमिक मासेस उनके साथ। जैसे कि कॉपर है, कॉपर का 63.00 था बेrzelius ने बताया, जबकि अब भी 63.55, कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है। देन नाइट्रोजन का जो बेrzelius ने बताया था वो 14.05 था, अब जो है वो 14.01 हमारे पास जो है ये आ रहा है। तो ये इसका मतलब है कि बेrzelius का वर्क तब का ये बाबा था जिसकी 2021-22 के साथ भी एटॉमिक मासेस जो है इसके मैच कर रहे हैं। देन हम देखते हैं एविडेंस ऑफ एटम्स। आप तो बिना सबूत के तो अदालत भी नहीं मानती, तो मुझे आपको मनाने के लिए या साइंटिस्ट को हमें मनाने के लिए, केमिस्ट को मनाने के लिए, दुनिया को मनाने के लिए कि एटम इस दुनिया में एग्जिस्ट करता है। एटम हर चीज़ की बुनियाद है। हर चीज़ जो है चाहे वो जानदार हो चाहे वो बेजानदार हो, वह एटम से मिलके बनी। तो आप भी सबूत मांगेंगे। तो इससे पहले ही साइंटिस्ट जो हैं सियाने लोग थे, उन्होंने आपके लिए जो है सबूत भी पेश किया है, एविडेंस। उसका एविडेंस क्या है? बुक में ये लाइन लिखी है, तो वैसे ही लाइन में आपके साथ मैंने वो शेयर की है। इट इज़ नॉट पॉसिबल एक्चुअली टू सी एटम्स। देखें, हम जो है नेक्ड आई या आम माइक्रोस्कोप से एटम को नहीं देख सकते। मैंने आपको कहा है कि एटम बहुत ही छोटा होता है। इसको देखना आसान नहीं है, बट द नियरेस्ट पॉसिबिलिटी टू इट्स डायरेक्ट एविडेंस इज बाय यूजिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। हाँ, अगर आप इसको देखना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जो आप इसको देखने की कोशिश कर सकते हैं वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ही एक ऐसा सॉल्यूशन है जो आपको देखने में मददगार साबित हो सकती है। इसमें हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है डियर स्टूडेंट्स, को देखने के लिए कंपेरेबल वेवलेंथ की जो है माइक्रोस्कोप होनी चाहिए। जैसा कि हम ऑर्डिनरी ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं, तो वो जो है अप टू 500 नैनोमीटर की चीज़ों को देख सकती है। उसमें जो है एज ए सोर्स जो है लाइट यूज़ होती, तो लाइट की जो एनर्जी है वो कंपेरेबल नहीं है इलेक्ट्रॉन के, इसलिए हम उसको यूज़ नहीं कर सकते। किसको यूज़ करेंगे? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को यूज़ करेंगे, जिसकी जो वेवलेंथ है, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसमें जनरेट होती है, जिनकी वेवलेंथ जो है कंपेरेबल है टू द वेवलेंथ ऑफ एटम। तो इस तरह हम कंपेरेबल वेवलेंथ से देखेंगे। इस तरह जो है छोटी या बहुत ज़्यादा बड़ी से जो है हम इसको नहीं देख सकते। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो थी उसकी ज़रूरत थी, उससे हम इसको देख पाए हैं। उसने सबसे पहले साइंटिस्ट ने ग्रेफाइट को जो है वो देखने की कोशिश की और उन्होंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से 15 मिलियन टाइम्स उन्होंने जूम किया, यानी कि 1.5 करोड़ टाइम जूम किया है उसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद। फिर हमें वाज़ह तौर पर कुछ नज़र आया है। उसमें डियर स्टूडेंट्स 2 तरह के हमें बैंड्स, बुक पे भी पिक बनी हुई है, 2 तरह के बैंड्स हमें जो है वो हमने पाए, एक ब्राइट बैंड से दूसरा डार्क। अब ब्राइट बैंड्स का क्या मतलब है? उसका मतलब लेयर्स ऑफ कार्बन, और डार्क का मतलब स्पेस बिटवीन 2 लेयर्स ऑफ कार्बन। कार्बन की जो 2 लेयर्स है ना कार्बन एटम्स की, उनके दरमियान जो लेयर, जो स्पेस है, वो जो जगह है, उसे हम बोलते हैं जी डार्क। वो डार्क स्पेसेस हमें।
अब हम डियर स्टूडेंट्स देखेंगे साइजेस एंड डायमीटर्स ऑफ एटम्स, कि एटम का साइज और एटम्स के डायमीटर्स के बारे में। साइजेस को इंशाल्लाह हम ज़्यादातर चैप्टर नंबर 6 में भी इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा देखेंगे। अब सबसे पहले मैं आपको बात बताता हूँ व्हाट डायमीटर का मतलब क्या होता है। ये मेरे पास डियर स्टूडेंट्स ये एक सर्कल है, सर्कल के सेंटर में जो एक सेंटर है इसको हम सेंटर पॉइंट बोलते हैं। ऐसी लाइन जो दायरे के एक नुक्ता से सेंटर में से गुजरकर दूसरे नुक्ता को टच करे उसे हम बोलते हैं जी कुतर उर्दू में, या डायमीटर बोलते हैं। इसका जो हाफ होता है सेंटर से लेकर दायरे के किसी भी साइड तक का उसे हम बोलते हैं जी रेडियस। तो एक्सरेज एनालिसिस ने ये शो करवाया है कि डायमीटर जो है एटम का ये जो डायमीटर है वो ऑलमोस्ट है जी 2 × 10⁻⁻10 मीटर। आपको पता है 10⁻⁻10 जो है एंगस्ट्रॉम के बराबर होता है, या 0.2 नैनोमीटर या 2 एंगस्ट्रॉम, ये एमसीक्यूज आपको आ सकता है। और इंट्री के लिहाज से, इंट्री टेस्ट के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के रेडियस ऑफ एटम्स आपको पूछ सकता है। तो आप इसको 2 पे डिवाइड कर देंगे, क्योंकि जो डायमीटर जो रेडियस होता है ना वो डायमीटर को 2 पे डिवाइड करने से हमें मिलता है। तो ऐसे इसको 2 पे डिवाइड करें तो 1 2 डिवाइड बाई 2 तो 1 × 10⁻⁻10 मीटर, या 0.2 को 2 पे डिवाइड करें 0.1 नैनोमीटर, या 1 एंगस्ट्रॉम इसका जो है रेडियस होता है। एवरेज मैसेज ऑफ एटम्स कौन से होते हैं, किस किस रेंज में होते हैं, तो वो हम डिस्कस करते हैं। ये एमसीक्यूज आपको आ सकता है। 10⁻⁻27 से लेकर 10⁻⁻25 kg तक होता है। अगर मैं इसको ग्राम में कन्वर्ट करना चाहूँ तो मैं 10⁻³ से इसको भी और इसको भी मल्टीप्लाई करूँगा। जब मैंने इसके साथ किया तो 10⁻⁻24 रह गया, जब मैंने इसके साथ किया तो 10⁻⁻22 ग्राम रह गया। अब मैं मिलीग्राम में जाना चाहता हूँ तो मैं मजीद डियर स्टूडेंट 10⁻³ यानी कि 1000 से ज़रब दूंगा। जब मैं 1000 से ज़रब दूंगा तो ये जो 10⁻⁻24 है ये 10⁻⁻21 बन जाएगा। ये 10⁻⁻22 जो है 10⁻⁻19 मिलीग्राम में, यानी इस रेंज में। मिलीग्राम में ये रेंज होगी, ग्राम में ये रेंज होगी और केजी में ये रेंज होगी एटम के एवरेज जो है मैसेज की। अगर आप पूछें सर कि जो हम एटम को मेजर करने का जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो एटॉमिक मास यूनिट है। A फॉर एटॉमिक, M फॉर मास, U फॉर यूनिट। इसमें हम देखें तो 1 एटॉमिक मास यूनिट होता है वो 1.66 मल्टीप्लाई 10⁻⁻27 kg, या 1.661 मल्टीप्लाई 10⁻⁻24 ग्राम, या इसको मज़ीद आप 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.661 मल्टीप्लाई 10⁻⁻21 मिलीग्राम होगा। इसके रिजल्ट्स तमाम एविडेंसेस, साइजेस, सारा कुछ देख के साइंटिस्ट ने कुछ नताइज, कुछ लुब्बे लबाब हमें दिया था। वो क्या था? वो ये था कि जो एक फुल स्टॉप है, ये मैं इस पे इसकी बात नहीं कर रहा, ये फर्ज करने ये पेंसिल है और मैं पेज पे लगा रहा हूँ, और पेज की जितनी जगह इसने ली उसमें पेज के 2 मिलियन एटम, मतलब कि 20 लाख एटम से ज़्यादा एटम मौजूद होते हैं। ड्रॉप ऑफ एक कतरा जो है पानी का, उसमें डियर स्टूडेंट 3 ट्रिलियन पानी के मालिक्यूल्स होते हैं। अगर उसमें आपको पता है एक मालिक्यूल में 3 एटम होते हैं तो 3 ट्रिलियन को 3 से ज़रब दे दे तो 9 ट्रिलियन एटम्स जो हैं वो एक ड्रॉप, एक कतरा जो है पानी का उसमें मौजूद होते हैं। आप गैस कर लें कि एटम कितना छोटा होता है। देन न्यूक्लियस जो है डियर स्टूडेंट उन्होंने ये भी बताया कि फ़र्ज़ कर लें ये एक ग्राउंड है, फ़र्ज़ कर लें फुटबॉल की ग्राउंड है, उसके सेंटर में बॉल रख दें, सेंटर में बॉल रखते हैं तो पूरा जो स्टेडियम है, सेंटर जो सिर्फ बॉल की जगह है वो न्यूक्लियस है, बाकी सारा जो क्लोजिंग है, जो ऑल राउंड है, वो पूरा जो है वो न्यूक्लियस की इतनी हैसियत है पूरे ग्राउंड में जितनी सेंटर में छोटा सा बॉल रखते हैं। आई होप आपने आज का सारा लेक्चर एंजॉय किया हुआ, इंशाल्लाह आपको समझ आई होगी। आज की कोटेशन है कि जब अकल पर पर्दा पड़ता है तो सबसे पहले समझाने वाला बुरा लगता है। यानी कि कुछ स्टूडेंट्स की, डियर स्टूडेंट्स मैं भी पढ़ाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, ये एक्सपीरियंस हुआ है कि कुछ स्टूडेंट्स बुरा मानते हैं, यानी कि उनको अच्छी बात बताई जाए
बाज़ का फ़ायदे की बात होती है तो वो समझते हैं कि हमें पता नहीं कोई एवं कही जा रहे हैं, इतना ज़्यादा करने की क्या ज़रूरत है, इतनी मेहनत करने की क्या ज़रूरत है। तो बच्चों, टीचर्स ने भी एक्सपीरियंस किया होता है, वो आपको अच्छी बात ही बताते हैं। आपके पेरेंट्स आपका अच्छा ही सोचते हैं, आपके टीचर्स आपका अच्छा ही सोचते हैं, आपके अच्छे मार्क्स के लिए, आपके अच्छे फ्यूचर के लिए, आपके अच्छे बिहेवियर के लिए। तो सबसे खुशकिस्मत इंसान वो है जिसको कोई बताने वाला है, और सबसे बदकिस्मत इंसान वो है जिसको कोई गाइड करने वाला नहीं है, जिसको कोई बताने वाला नहीं है, जिसका कोई रहबर नहीं है। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।